हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको अपने वीडियो के माध्यम से कि एग्ज़ाम के करीब करीब में हमें एमसीक्यू क्वेश्चन यानी पुराने पेपर और एमसीक्यू क्वेश्चन जितने हो सके उतने अधिक हमें लगाने होंगे, ठीक है, जिससे हमारा डाउट क्लियर होते चले। दोस्तों, मैं अब तक की 93 के, 95 के, 97 के पेपर लगा चुका हूँ। आज मैं 2003 पर आ चुका हूँ, मध्य प्रदेश का एडीपीओ का एग्ज़ाम का ऑल्टर पेपर लेकर, ठीक है। और उन पेपरों को आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, उससे आपको काफ़ी डाउट क्लियर होंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम 2003 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर वो संविधान, भारतीय संविधान के 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं क्योंकि जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तैयारी से चल रही होगी और हमारे पास शेष महीने गया है 2 माह, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, अपराध के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। आशय जरूरी है दोस्तों, बिना आशय के अपराध हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उद्देश्य जरूरी नहीं है। वर्जित कार्य विधि विधि विरुद्ध हैं तो ही वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। कार्य के लिए दंड भी दोस्तों दिया जाता है, ठीक है, दंड भी होता है। यदि अपराध वर्जित है तो दंड होगा। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। अवश्य नहीं है, क्या नहीं है, उद्देश्य हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी खा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना है। श्रीनिवासमल बरोलिया बनाम एम्परर में, आर बनाम टालसन में, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, या सभी में। दोस्तों, जो दुराशय को अपराध माना गया है वो है ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। ये प्रमुख बात है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का इस बात में कही गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आर बनाम प्रिंस के एक प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था। एक जो मामला था, एक बात था आर बनाम प्रिंस के, इस प्रकरण में प्रिंस को दंडित किया गया था, उसका दंडित करने का आधार क्या था। प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, प्रिंस का अवैध कार्य करना, प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था। दोस्तों, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही बताओ हमारे, तो निषिद्ध कार्य करना और अवैध कार्य करना। दोस्तों सही ऑप्शन होगा, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था, इसलिए उसको दंडित किया गया था। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हाँ होगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्ट नॉन फैसिट्रियम निशिप मैंस रिट्रिया जैसी जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। जेडी मैंने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया में, एच.एस. गौर पिनल लॉ ऑफ इंडिया, रतन लाल धीरज लाल लॉ ऑफ क्राइम, सभी। तो दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑप्शन सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है। जानते होंगे दोस्तों आप, बैंक लूटने की तैयारी ये अपराध नहीं है। बैंक में डकैती डालने की, दोस्तों डकैती तो अपने आप में ही तैयारी अपराध है, ठीक है। तो ये सही है, ये होगा, बैंक में डकैती डालने की तैयारी सही है। ये सिक्कों के कुटकरण के लिए डाई बनाना, ये भी सही है दोस्तों, अपराध नहीं है। और भारतीय सिक्कों के कुटकरण के लिए डाई बनाना ये भी सही है। और दोस्तों तैयारी अपराध नहीं है, तो वो अपराध नहीं है क्या, बैंक लूटने की तैयारी अपराध नहीं है। बाकी डकैती डालने की तैयारी अपराध है, ठीक है। सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना भी अपराध है। भारतीय सिक्कों के कूटकरण के लिए भी ये दोस्तों तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। और जो अपराध नहीं है वो नहीं है बैंक लूटने की तैयारी, बैंक लूटने की मात्र तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बाकी तैयारी अपराध ही, दंडनीय अपराध है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
अपहरण के अपराध के लिए अपहत व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? 16 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, 18 वर्ष से कम होना चाहिए, विक्षिप्त या मस्तिष्क का होना चाहिए, किसी भी उम्र का हो सकता है। तो दोस्तों अपहरण के लिए कोई शर्त नहीं है, अपहरण में किसी भी उम्र का हो सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, घाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। सहमति से किया तो क्या ये अपराध, क्या आने बलात्कार का अपराध नहीं किया है? आने जारकर्म किया है, आने बा के साथ बलात्कार किया है, और इसमें से कोई सही नहीं है। दोस्तों यदि मामला है, मामला बनता है, तो ऐसी कंडीशन में आने बा के साथ बलात्कार किया है, ये सही ऑप्शन होगा। सहमति थी लेकिन वो सहमति उजागर हो जाती है, तो यहाँ पर अपराध को क्या माना जाएगा? बलात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 23, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान, एक पुरुष शिक्षक ने तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया, और जहां शिक्षक ने किस दंड संहिता के अंतर्गत अपराध किया? दोस्तों देखिए, आपने तुम्हें बता चुका हूं कि एडीपीओ के लिए हमारा अध्याय 4 जो अपवादों के अंतर्गत आता है, साधारण अपवाद के अंतर्गत 76 से लेकर 106 जो धाराएं में है, 30 धारा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और हम देख ही रहे हैं कंटिन्यू कि इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये वही उसी अपवाद में से ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने 354, 323, 509 या कोई अपराध नहीं किया है दोस्तों ने, कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। ये भूल हो गई थी उससे। ठीक है। तो यहाँ जानबूझकर या कोई आशय से नहीं, बिल्कुल एक भूल के कारण यह कार्य किया गया है, तो इसका कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत महत्वपूर्ण केस दोस्तों, ये हमारा मृत्युदंड से संबंधित है। ये देखते हैं। भारत में मृत्युदंड से, विचाराधीन बंदी की अभिरक्षा से, आत्महत्या के प्रयास की वियोजन से, कोई इसमें से कोई नहीं। दोस्तों बच्चन सिंह पंजाब का मामला जो है वो मृत्युदंड से है, भारत में मृत्युदंड से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा का। आइए 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर स्थापित किया था? ठीक है दोस्तों, उद्देश्य होगा यहाँ पर। और ये प्रिवी काउंसिल मतलब जो हमारे आज से पहले जब हमारा अंग्रेज शासन था, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा न्यायालय हुआ करता था इंग्लैंड के अंतर्गत, जिसे प्रिवी काउंसिल ने कहा जाता था। ठीक है। अब नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होगा। ठीक है। तो इसका मामला जो है ना कि मतलब तो किस आइए वो बात कौन सा देखते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये महबूब शाह। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हम आईपीसी की जब स्कूल कॉलेज की स्थिति, कॉलेज में भी क्वेश्चन कई बार, और ये कॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है ये, इसे याद रखिएगा। ठीक है। समान आशय समान उद्देश्य के बारे में। श्रीनिवासमल बौरोलिया बनाम एम्परर और बनुमल बनाम एम्परर, और सही ऑप्शन दोस्तों महबूब शाह बनाम किंग एम्परर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। शारीरिक सुरक्षा के अधिकार में हमें क्या देना है? सही उत्तर चुनना है। शारीरिक सुरक्षा, यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है, यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता। दोस्तों सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर यह है, यह किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यह किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ 26 क्वेश्चन जो मेरा आपको समझ में आया होगा। आइए 27 देखते हैं। आ और बा दोनों 16 वर्ष के हैं। आ शादी करने के बहाने बा को दूसरे शहर ले जाता है, या पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और ये आ क्या अपराध माना जाएगा? अपहरण का अपराधी है। बा को आ उसकी सहमति से ले गया था, कोई अपराध नहीं किया है। अपहरण का दोषी है। आ स्वयं अवयस्क था, उसने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों 16 वर्ष की आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध होता है।
इसलिए ऐसी स्थिति में ये है अपहरण का मामला है, ठीक है, का दोषी होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। आ ने बा को सा के घर से चोरी करने के लिए उत्प्रेरित किया, उकसाया, ठीक है। बा ने मौका देखकर जब सा बस से जा रहा था उसकी जेब काट ली। सही उत्तर बताइए, इसमें क्या उसने अपराध किया। आ चोरी के दुष्प्रण का उत्तरदायी है, आ जेब काटने के दुष्प्रण का उत्तरदायी नहीं है। आ घर से चोरी करने के दुष्प्रण का दोषी नहीं है, क्योंकि घर से चोरी नहीं हुई। सभी सही है। 28 का दोस्तों सही ऑप्शन हमारा है, आ जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक लूट में कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं। गलत, ये तो गलत है दोस्तों, सही नहीं है। प्रत्येक लूट में हिंसा का भय रहता है, सही है। प्रत्येक लूट में चोरी जद्दापन रहता है, सही है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है, यह ऑप्शन सही होगा। और आगे देखते हैं हम लोग ना, प्रत्येक लूट में हिंसा और भय रहता है, सही बात है। प्रत्येक लूट में चोरी योद्धापन रहता है, ठीक है। चोरी ही गंभीर रूप लूट है, ठीक है। योद्धापन भी उसमें रहता है। और 29 का घा है या डी, प्रत्येक डकैती में लूट होती है। डकैती लूट का गंभीर रूप डकैती, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है। 3 वाद हैं जो नशे से संबंधित हैं, एक जो है नहीं है, वो कौन सा नहीं है। डीपीपी बनाम बेयार्ड जी दोस्तों है। वासुदेव भी है बनाम पेपुराजन। आर बनाम टेड्डी भी है। और ये आर बनाम मैकनाटन वाद जो है ये नशे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। एक सपेरे ने सांपों का फेल दिखाते हुए ये दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने कटवा लिया, परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया और सपेरा उत्तरदायी है। हत्या के लिए, छल के लिए, सदोष मानव वध के लिए उत्तरदायी हो सकता है, किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं। दोस्तों जब उसको मालूम थी कि ये कार्य ऐसा कार्य है जिससे अपराध, इससे मृत्यु होना संभव है, ठीक है। सांप का कार्य देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा कार्य करना जिससे मृत्यु होना संभव हो, तो ऐसा कार्य हत्या कहलाएगी, ना कि छल कहलाएगा, ना कि सदोष मानव वध कहलाएगा। सांप काटना, ठीक है, अब यहाँ वाद सफल हो गया तो हत्या का दोषी होगा दोस्तों। क्या होगा, हत्या का दोषी होगा। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसका कार्य जो है ऐसे साधनों द्वारा किया गया था जो कि हत्याकारी हो सकती थी, संभव है जानते हुए, तो उन्होंने भैया यह हत्या का दोषी के लिए होगा उत्तरदायी, ठीक है। आइए 32 देखते हैं। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। चोरी के लिए संपत्ति चल होनी चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति चल होना चाहिए, सही है दोस्तों। चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए, ये भी सही बात है। चोरी के लिए संपत्ति ले जाने के आशय से हटाई जानी चाहिए। ले जाने के आशय से हो या किसी और आशय से हो, ये समझ में, ये थोड़ा सा डाउट है। आइए और देखते हैं नेक्स्ट। चोरी के लिए बेईमानी से संपत्ति हटाई जानी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। चोरी बेईमानी से ही हटाई जाएगी, चोरी स्वामी के कब्जे से हटाई जाएगी, और वह संपत्ति चल होगी तो ही वह चोरी हो पाएगी, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों हमारा गा है। चोरी के लिए संपत्ति ले जाने का आशय से हटाई जानी चाहिए। ले जाने के आशय से हो जब बाद में कुछ भी किसी आशय हो सकता है, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 33। रास्ते में बा को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बा के बटवा की मांग करता है। बा इसके परिणाम स्वरूप अपना बटवा दे देता है। आ ने अपराध किया है। चोरी, अपकर्षण, लूट, डकैती। दोस्तों डकैती क्या आप जानते हैं, उसके लिए कितने सदस्य होना चाहिए। और चोरी तो है ही, ये चोरी तो करा इसने, लेकिन क्या करा यहाँ पर उसने धमकी या किसी हथियार का इस्तेमाल करा। ठीक है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करता है वो
पिस्टल का इस्तेमाल करता है। तो ये चोरी नहीं, चोरी का ही गंभीर रूप लूट होगा। ठीक है, जिससे बल प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है, लूट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ठीक है, उससे यदि छीन लेता, भग जाता तो चोरी हो जाती। ठीक है, और इसी को गंभीर रूप लूट, और गंभीर लूट का गंभीर रूप हटा दिया दोस्तों, आप जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 6 व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित किया गया। न्यायालय ने इसमें से 2 को पहचान संगीन होने के कारण छोड़ दिया। शेष 4 व्यक्ति को क्या डकैती के लिए दंडित किया जा सकता है? डकैती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम है। अतिरिक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही बात है, यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही दिख रहा है कि सही है, क्योंकि देखो दोस्तों 5 से कम व्यक्ति हो गए। 2 व्यक्ति यहाँ पर छूट गए। 6 व्यक्ति थे जब वो मामला डकैती का था, लेकिन जब वह 2 व्यक्ति संगीन छूट गए तो यहाँ पर व्यक्ति 5 से कम हो गए। तो ऐसे केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है, उनको यहाँ पर लूट के लिए दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम है। सही ऑप्शन है, तो हमारा सी का सही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे आईपीसी के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कि हमारा 5वां 6वां वीडियो है हमारा दोस्तों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन की आईपीसी से संबंधित। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंगे के अपराध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? आइए देखते 35 का। व्यक्ति की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, सही है, तभी दंगे होंगे। व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हों, लड़ाई लोक स्थान पर हो और लोक शांति भंग होती हो। दोस्तों लड़ाई लोक स्थान पर हो तो ही दंगा होगा, लोक शांति भंग होती हो तो भी सही है। व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हों, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य होने के लिए ये शर्त यहाँ पर आवश्यक नहीं है, इसलिए भी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, धारा 141 बताती विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य। ठीक है, तो 144 यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, इसके लिए जरूरी नहीं है। दंगा के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हो। कोई भी सदस्य व्यक्ति हो सकता है जो सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करते हों, तो ये दंगा कहलाता है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब हमारा ये आईपीसी कंप्लीट हुआ। आइए सीआरपीसी से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सही उत्तर दीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित सशर्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कथन क्या सही है, गलत है, आंतरिक गलत है, आंतरिक सही है? दोस्तों सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित सशर्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 देखते हैं। राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोपाल से जबलपुर जा रहा था। इटारसी स्टेशन पर आने बाको जो जबलपुर का रहने वाला था, गंभीर चोट कारित कर दी। इस अपराध का परीक्षण निम्न में से किस न्यायालय में होगा? भोपाल में जहां से आने यात्रा आरंभ की, जबलपुर में जहां बा रहने वाला है, इटारसी में जहां आने बाको गंभीर चोट पहुंचाई, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तय करता है। दोस्तों 37 का सही ऑप्शन है इटारसी में जहां आने बा को गंभीर चोट पहुंचाई। जिस स्थान पर उसने हमला किया था वही स्थान पर उसका मामला न्यायालय में होगा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इटारसी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इटारसी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन सा न्यायालय कर सकता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सत्र न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों यहाँ पर जो मृत्यु कर सकता है वो कर सकता है अतिरिक्त सत्र न्यायालय। ठीक है, इससे निम्न श्रेणी का न्यायालय यहाँ पर नहीं करेगा। सही ऑप्शन होगा गा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वारंट केस का संबंध ऐसे अपराध से है जो दंडनीय है। 1 वर्ष से कारावास से अधिक, 3 वर्ष से कारावास से अधिक, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास, 5 वर्ष से कारावास से अधिक। दोस्तों सभी को पता है ये अपन जो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास जो सजा है मामला है, ऐसा मामला वारंट केस कहलाता है। ठीक है, और ऐसा अपराध दंडनीय काय से है वो वारंट मामला है। सही ऑप्शन होगा हमारा गा
सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40। अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार करता है? 1 माह की, 2 माह की, 4 माह की या 6 माह की? और दोस्तों उसकी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह की। ठीक, 2 माह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41। सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है? सत्र न्यायालय को है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को है, अपीली या पुनरीक्षण न्यायालय को है, सभी को है। बट ये है प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार सभी न्यायालय को है, इसलिए यहाँ पर सत्र न्यायालय, दंडाधिकार प्रथम श्रेणी सभी आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? व्यक्ति के वेतन का 50%, 500 रुपये, 3000 रुपये, परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे। तो दोस्तों अब ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। परिस्थिति के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे, क्या सैलरी क्या है हैसियत, उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट उचित समझे वहाँ हेतु वो राशि यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण नहीं मांग सकता? कौन नहीं मांग सकता? पत्नी जो भरण पोषण नहीं कर सकती मांग सकती है, माता पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते मांग सकते हैं, वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, विवाहित पुत्री दोस्तों नहीं मांग सकती, अवयस्क धर्मज्ञ पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती मांग सकती है। अवयस्क है तो वयस्क यहाँ पर नहीं मांग सकता। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सीआरपीसी की धारा 133 को लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहाँ नहीं होना चाहिए? जनता के अधिकारों पर, लोक स्थान पर, निजी स्थान पर या निजी व्यक्तियों पर, सभी पर आक्रमण नहीं होना चाहिए दोस्तों, निजी स्थान पर या निजी व्यक्तियों पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 133 के अनुसार। ठीक है, आइए 45 देखते हैं। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक का दंड देने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों सभी के दंड को निर्धारित कर दिया गया है, बांट दिया गया है जुर्माना भी। ठीक है, तो 45 का हमको सही ऑप्शन बताना है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या इनमें से सभी। ठीक है, तो 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के दोस्तों कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर ये बता रहे हैं सी। हो सकता है दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर मुझे डाउट है, क्योंकि ये 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान प्रथम वर्ग को है, शायद यहाँ पर 1 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अपराध का समुचित विचारण नहीं किया जा सकता? गंभीर उपपत्ति का, चोरी जबकि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से कम है, ऐसा किया सकता है। सीआरपीसी की धारा 454 तथा 456 के अंतर्गत किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 267 के अंतर्गत अपराधों के दुष्कर्म का अपराध किया जा सकता है। नहीं किया जाता दोस्तों, गंभीर उपपत्ति जो है इसका विचरण संक्षिप्त में नहीं किया सकता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 47। संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 11 में अधिकतम दंड की सीमा कितनी है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, 1 माह। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 43 का खा 3 माह। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत कोई न्यायालय
भारतीय दंड संहिता की धारा 497 498 में दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्न किस परिवार व्यक्ति के परिवार पर कर सकेगा? स्त्री के का पति। ठीक है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो कि जार कर्म के बारे में प्रावधान करती है। जार कर्म जिसमें आप सुने होंगे, जिसमें पति कौन होता है? प्रतिपक्ष होता है। तो स्त्री का पति की पर परिवार कर सकेगा दोस्तों, सही ऑप्शन यही ए है। ठीक है, 48 का सही ऑप्शन क्या है? ए, स्त्री के पति पर, पति के परिवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? अन्वेषण, जांच, अन्वेषण, जांच, विचारण, विचारण तथा अन्वेषण। तो अन्वेषण को छोड़कर बाकी हमारी ये जांच एवं विचारण दोनों ही प्रक्रिया जो है ये न्यायिक प्रक्रिया है। जांच एवं विचारण। क्वेश्चन नंबर 50, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकतम किस अवधि तक आदेशित कर सकता है? कहाँ पर? पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए किस आदेशित कर सकता है? 3 दिन, 7 दिन, 15, 10 दिन, 15 दिन। तो दोस्तों सही ऑप्शन है पुलिस हिरासत में 15 दिन तक रख सकता है, इसका आदेश कर सकता है अधिकतम। ठीक है, सही ऑप्शन होगा हमारा डी, घा। आई 51, निम्नलिखित में से किसको लोक प्रदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये कार्य देखते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक श्रेणी दोनों श्रेणी यहाँ पर नहीं आएंगे। कार्यपालक को अधिकार है प्राप्त है आप प्रदूषण हटाने का। निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट आदतन लुटेरे या गृह भेदक को अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र पर निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनमें से सभी कोई भी। तो 52 का भी सही ऑप्शन यहाँ पर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की निम्न किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? 37, 40, 42, 41। धारा 41 के अधीन ठीक है पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है संज्ञेय मामले में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समन की तामीर किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा या सभी के द्वारा? सभी के द्वारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 50 सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत की गई संपहत की घोषणा के अपास्य कराने के लिए आवेदन किस न्यायालय में दिया जाएगा? 55 का सही ऑप्शन बताना है। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई भी। तो 95 के अंतर्गत जो घोषणा की गई है वो उसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, बी ऑप्शन सही। ठीक दोस्तों, ये हमारे 55 क्वेश्चन 2 एक्ट कंप्लीट हुए। तीसरा एक्ट हमारा एविडेंस स्टार्ट होता है। आइए शुरुआत करते हैं एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन नंबर 56 से। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने झूठ बोला, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी। दोस्तों हमारे एविडेंस की धारा 3 इस बारे में प्रावधान करती है। तो बताया गया है निर्वाचन खंड के बारे में ये तथ्य क्या है। ठीक है, तो तथ्य क्या है दोस्तों? हरि ने देखा, ये भी तथ्य है। हरि ने कहा, मोहन ने देखा और राम ने झूठ बोला, ये तीनों क्या है? तथ्य हैं। सही ऑप्शन होगा डी, सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? हेतु, तैयारी, ठीक है,
और पूर्व या पश्चात का आचरण, ये सभी एक उसी धारा 8 में बात कही गई है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है किसको दोस्तों? आशय को, ज्ञान को, सद्भाव को, इस सभी को। दोस्तों पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। धारा 14 यहाँ पर पूरी सीधी से पूछी जा रही है, इसे बताया गया है ना, आशय, ज्ञान, सद्भाव को। तो सभी ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? ये शिनाख्त परेड दोस्तों हमने देखा कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तब घुमा घुमा कर धारा 9 इस बारे में प्रावधान करती है इसया एविडेंस की। ठीक है, और आइए देखते हैं यहाँ पर पूछा गया किसके द्वारा ली जाती है। तो पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, कोई भी नागरिक, इनमें से कोई भी। दोस्तों 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धारा 9 में ये बात बताती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न ये है कि क्या आने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कलकत्ता में हत्या की, यह तथ्य कि वहाँ उस दिन लाहौर में था, सुसंगत है? धारा 11 बात करती है दोस्तों इस बारे में। विसंगत है तो ये सुसंगत है। ठीक है, धारा 11। ठीक है, वहाँ तक तो सुसंगत नहीं, वो कब सुसंगत हो सकता है? ठीक है, तो वहाँ कलकत्ता में हत्या की वहाँ उस दिन लाहौर में था, ये तथ्य सुसंगत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए 61। ये प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र आ को मिला और ये तथ्य कि वह समक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था। सुसंगत नहीं है, विसंगत है, सुसंगत है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी हमारा सुसंगत तथ्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 62 का क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? 24, 25, 26, 27। संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत सुसंगत है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सी गा होगा, सी। ये धारा सीधी पूछी गई दोस्तों। ठीक है, धारा को जरूर आप देख लीजिएगा। पुलिस को दी गई संस्वीकृति को दी गई संस्वीकृति को साबित किया जाएगा, साबित नहीं किया जाएगा, संस्वीकृति मानी जाएगी, संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। शिक्षक तो 3 का सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर साबित नहीं किया जाएगा, पुलिस के द्वारा दी गई सही ऑप्शन बी होगा हमारा। ठीक है, जो बयान पुलिस के समक्ष दी जाते हैं दोस्तों, ऐसे बयानों को साबित नहीं किया सकता। ठीक है, साबित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पुलिस मारकूट के या उनके भय में आकर व्यक्ति उगल देता है, ठीक है, सच्चाई हो या ना हो, लेकिन वो मार से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है वो, तो ऐसे अभिकथन जो है वो साबित नहीं किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। विषयक की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? दोस्तों फिर सीधी धारा पूछी गई है। 45 यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। 45 इस बारे में बात करती है विषयक की राय के बारे में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 65। दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त के बारे बुरे सील का है, विसंगत है, सुसंगत है। उपयुक्त का सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। सही बात है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गा सही होगा। ठीक है, ये भी सीधी पूछा गया है, गा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। आइए 66। लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, मौखिक साक्ष्य द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि को लिखने वाला के साक्ष्य द्वारा, नहीं, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। दोस्तों जो साबित किया जा सकता है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, ए ऑप्शन सही होगा। आइए 67। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्ष्य को बुलाना आवश्यक नहीं है? जब वहाँ दस्तावेज वस्तुगत ना हो, जबकि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो, का खा दोनों ठीक हैं, का खा दोनों गलत हैं। तो 67 की सही बात है, ऑप्शन नंबर सी
जब दस्तावेज वसीयती ना हो और दस्तावेज 30 साल पुराना हो। सही ऑप्शन हमारा गा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इतना एविडेंस है कि इस बार 2003 में, जो कि सीधे धाराओं से संबंधित है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा गया। किस अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? ये भी दोस्तों तो हमारे 101 से लेकर 114 तक की अध्याय है, कुछ नहीं सीधा क्वेश्चन। ये भी हमारा धारा 101 से है। ठीक है, किस पर होता है? अभियोजन पक्ष पर होता है, अभियुक्त पर होता है, दोनों पर होता है, न्यायालय विवेक पर होता है। तो दोस्तों जो केस लाता है और कहता है कि भैया ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, तो उसे जो बात लाता है उसे साबित करना होगा कि भैया ज़मीन तेरी है, तो उसके कागज प्रूफ तो दिखा है। ठीक है, जब तक नहीं दिखाएगा तो ज़मीन उसकी ही मानी जाएगी, इसके विरुद्ध बात लाया। ठीक है, तो ये अभियोजन पर होगा कि वहाँ इसे सिद्ध करे। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभियोजन पक्ष पर। 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में किस धारा के अंतर्गत मुख्य साक्षी का साक्ष्य माना गया है? दोस्तों ये भी धारा 119 हमारी सीधी पूछ ली गई है। ठीक है, 16, 17, 18, 119 सही ऑप्शन 119 धारा 119 सही ऑप्शन होगा डी। ठीक है, ये सीधी धारा यहाँ पर हमसे पूछी गई है। आइए फिर देखते हैं सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है। 154 देखिए, देखो आइए देखते हैं। 141, 40 में प्रावधान किया गया है धारा में। प्रति परीक्षा में, न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा में, न्यायालय की अनुमति से पुनः परीक्षा में, उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। दोस्तों हमारा 70 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी अवस्थाओं में। आइए 71 सही उत्तर दीजिए। सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ होती हैं, सभी स्वीकृतियाँ संस्वीकृतियाँ होती हैं, परंतु सभी संस्वीकृतियाँ स्वीकृति नहीं होती है। क्या ये कथन सत्य है? कथन असत्य है? कथन अंशतः सत्य, अंशतः असत्य। सभी कथन गलत हैं। 271 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये कथन हमारा असत्य है। ठीक है, ये भी सीधी बात पूछी गई है। 72 सत्य कथन बताना है हमें यहाँ पर भी। सत्य कथन बताइए। विबंधन का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में ही लागू होता है। सही बात है दोस्तों, यही हमारा कथन सत्य है। आइए इस पर टिक लगाते हुए चलें हम आगे कोई सत्य हुआ तो देखेंगे, नहीं तो ये सत्य हमारा है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ये केवल दीवानी मामलों पर लागू होता है। विबंध का सिद्धांत केवल दांडिक मामलों में लागू होता है? नहीं, विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मतलब दांडिक दोनों मामलों में लागू होता है। या इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो आप सत्य नंबर ए हमारा पास सत्य हो चुका है। ठीक है, आइए 73 देखते हैं। भारत साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या विचारण के वर्जन हेतु निर्णय सुसंगत है? धारा पूछी, कौन सी धारा दोस्तों? 39, 40, 41, 42। तो 73 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 40। ठीक है, 40। ठीक है, आइए 74 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी? 65 का 65 खा 68, 67। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 74 का 65 खा में इस बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा ये एविडेंस एक्ट का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में मत को सुसंगत माना जाता है? फिर धारा पूछी। ठीक है, तो ये धारा ये डिजिटल संबंधित जो प्रावधान 2000 में हमारा जब एक्ट आया था IT, ठीक है, उससे संबंधित हमारे यहाँ पर डिजिटल को शामिल किया गया है। तो ये काम में अधिकतर हमको ये ऑप्शन सही मिलेंगे। ठीक है, तो 47 का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए शुरुआत करते हैं। अगला एक्ट हमारा आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम 76। आयुध अधिनियम 1959 के विस्तार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है? सही है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर लागू होता है? नहीं। यह अधिनियम सभी केंद्र शासित प्रदेश प्रांतों पर लागू होता है? यह अधिनियम केवल मध्य प्रदेश में लागू होता है? दोस्तों ये सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी पर ये हमारा एक्ट लागू होता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्न में से सही उत्तर दीजिए, हमें सही उत्तर जहाँ पर देना है।
जहां अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी परंतु थाने से विहित समय में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई तो अनुज्ञप्ति का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा, पुनः रिपोर्ट बुलाने हेतु लिखा जाएगा। विहित समोपरांत बिना पुलिस वारंट के बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दे दी जाएगी और बिना रिपोर्ट के अनुज्ञप्ति मान्य नहीं होगी। और दोस्तों नहीं कराई है तो ऐसी स्थिति में विहित समोपरांत बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दे दी जाएगी। सही ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। 77 का 78 देखते हैं। आयुक्त अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है? किस धारा में किया गया अपील का प्रावधान? 16, 18, 20, 21। धारा 18 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, धारा 18 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 79 क्वेश्चन देखते हैं। आइए शेष क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है हमें 79 का। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है दोस्तों। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध मर्यादा अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है। अपील की विहित अवधि के पश्चात वैधानिक कारण अपील की समावधि बढ़ा सकता है। 279 का सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 सही उत्तर दीजिए। क्या कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्त होने के बाद कोई आयुध रख सकता है? अपने कब्जे में 60 दिन हथियार रख सकता है, अपने कब्जे में 90 दिन हथियार रख सकता है। यदि वह हथियार रखता है तो अपराध होगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हमारा यदि वह हथियार रखता है तो वह अपराध होगा, क्योंकि लाइसेंस समाप्त होने के बाद हथियार को नहीं रख सकता, उसको रिन्यू कराना होगा। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा। आइए 81 ST एक्ट चालू होता है हमारा। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की महिला के शील भंग के आशय से उस पर हमला करता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा? दोस्तों ये दोनों ही व्यक्ति हैं ST SC के हैं, इसलिए इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं होगा, क्योंकि ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो इससे भिन्न हों। ठीक है, तो इनमें कोई अपराध नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 SC ST एक्ट 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? दोस्तों विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? राज्य सरकार इसका गठन करती है। देखते हैं ऑप्शनों में। अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति से ये की जाती है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा। ठीक है, आइए 83 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? नियम कौन बना सकता है? दोस्तों नियम बना सकती है केंद्र सरकार, यहाँ को नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, ये ST एक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट को देखते हैं 84 क्वेश्चन NDPS एक्ट देखते हैं हम दोस्तों। मन प्रभावी पदार्थ की सूची में किसी पदार्थ को जोड़ने या लोप करने की शक्ति है। जोड़ने या कम करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है, केंद्र सरकार राज्य दोनों को भी प्राप्त है। ठीक है, और दोस्तों ये शक्ति जो प्राप्त है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है। 84 का सही ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, आइए 85 NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति कैसी है? ये संज्ञेय है, असंज्ञेय है, आंशिक संज्ञेय, आंशिक असंज्ञेय या दंडिक प्रक्रिया संहिता की तरह। दोस्तों ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये संज्ञेय अपराध है। ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। आइए 86 NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध का संचित विचरण नहीं किया जा सकता? तो 226 में किया जा सकता है, 27 में भी और 32 में भी। 18 में संचित विचरण नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन है द्वारा 18 ऑप्शन नंबर डी।
आइए 87 देखते हैं। NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए न्यायाधीश की योग्यता होगी, क्या होगी? कौन व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है? कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता का अनुभव हो, कम से कम 5 वर्ष से न्यायिक दंडाधिकारी का अनुभव हो, सत्र न्यायाधीश हो रह चुका हो दोस्तों, या ऑफिस में तो कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन गा होगा सी। आइए 88। NDPS अधिनियम 1985 के अंतर्गत मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ के भारत में आयात एवं निर्यात से को किस धारा में दंडनीय बताया गया है? आइए 88 का देखते हैं सही ऑप्शन। धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 18। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 18, धारा 23। धारा 23 में इसे दंडनीय बताया गया है, माना गया है। आइए 89 देखते हैं। हमारा शुरू होता है MP एक्साइज एक्ट 89 है ना, 1915 दोस्तों। आइए शुरुआत देख करते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम निम्न में से कौन हो सकता है? कलेक्टर, ऐसा कोई अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त हुआ हो, राजस्व अधिकारी, या सभी? केवल कि उपयुक्त में से केवल आ अथवा खा। दोस्तों तो कलेक्टर ही धारा 7 में बताया गया व्यक्ति ही यहाँ पर नियुक्त हो सकता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उड़ान दस्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये किया गया है 7 का में, 7 का 9 का 7 का में इसका प्रावधान किया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस ओल्ड पेपर का हमारा, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारे जो एक्ट हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं, वो सिलेबस में नहीं है सॉरी, इसलिए हमने स्किप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्य या आयात निर्यात या परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, आबकारी आयुक्त को, आबकारी अधिकारी को, राजस्व अधिकारी को। दोस्तों ये शक्ति प्राप्त है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। ठीक है, वो यहाँ पर मना कर सकती है राज्य सरकार। ये ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ तो दोस्तों हमारा 2003 का पेपर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप तक कि आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं वीडियो समझ में आ रहे होंगे। और ठीक है, इसको बहुत जल्द हम GS की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक की GS के क्वेश्चन में समझाया, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। और आइए शुरुआत करेंगे हम GS के क्वेश्चनों को भी। ठीक है, समय हमारे पास काफ़ी कम रह गया है। ठीक है, 2 माह के लगभग हमारे पास अक्टूबर और नवंबर है हमारे पास मात्र। दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम है 5 तारीख को, और सितंबर हमसे जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। ठीक है, आइए इसी के साथ जय हिंद जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।